नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पारेशर। खबरें ताबड़तोड़ की शुरुआत करें उससे पहले सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा यात्रा कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री रामाशीष जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री रामाशीष जी, महामंत्री माननीय श्री आशीष जी, पूज्य संत स्वामी विद्या चैतन्य जी, इस संस्थान के प्रबंधक श्री राजेश सिंह जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सभी पूज्य संत गंगा भारत की नदी संस्कृति और दुनिया के अंदर कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं जो नदी के तट पर जिसका उद्भव और विकास न हुआ हो। और फिर गंगा तो भारत के अंदर ये केवल एक नदी नहीं है, हम सब के लिए एक दैवीय विभूति है। अनादिकाल से मां गंगा के प्रति हमारी सनातन आस्था ये केवल आध्यात्मिक और धार्मिक नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर जब नदी संस्कृति की बात होती है तो अकेले गंगा एक ऐसी नदी है जिसने 10 लाख किलोमीटर से अधिक भूभाग को दुनिया का सबसे उर्वरा भूभाग बनाया है। और जो आज भी जिस क्षेत्र में हम सबको रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इस पूरे क्षेत्र की उर्वरता के पीछे, यहाँ के पर्याप्त जल संसाधन के पीछे अगर कोई एक महत्वपूर्ण कारक है तो वह है मां गंगा। हमारे अधिकतर तीर्थ गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में ही स्थित है। आप गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक इन सभी तीर्थों का अवलोकन करेंगे तो हम सब इस बारे में देख सकते हैं कि गंगा के प्रति हमारी आस्था किस रूप में रही है। और महाभारत का वह दृष्टांत भी आप सबके सम्मुख होगा कि उस महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा, सबसे उम्रदराज योद्धा अपने नाम के साथ संबोधन के रूप में कोई नाम लेता है तो वो गंगा पुत्र ही अपने साथ जोड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो गंगा पुत्र कोई और नहीं, भीष्म पितामह थे। भाइयों बहनों, गंगा के आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए
प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में नमामि गंगे की परियोजना का शुभारंभ किया और गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता दी। हम सब इस बारे में जानते हैं, मां गंगा के बारे में योजनाएं पहले भी बनती थी। 1986 में गंगा एक्शन प्लान बना था, कार्य प्रारंभ भी हुए थे। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ना था। जो उस समय के 4 राज्य गंगा से जुड़े हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये 3 राज्य थे, जिसमें झारखंड और उत्तराखंड बाद में बना। 5 राज्य इस अभियान के साथ जुड़े। लेकिन जब नमामि गंगे परियोजना के पहले इन सभी कार्यों का मूल्यांकन हुआ तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित हुई है। नमामि गंगे परियोजना प्रधानमंत्री मोदी जी की वह अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना थी, जिसने आजादी के बाद भारत की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है कि मां गंगा के लगभग 2500 किलोमीटर के अपने लंबे प्रवाह में जो 5 राज्य आते हैं, उन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश के अंदर मां गंगा का आशीर्वाद और यमुना जी का आशीर्वाद सर्वाधिक प्राप्त होता है। और उत्तर प्रदेश नमामि गंगे परियोजना में सफलतापूर्वक उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफल हुआ। आपके सामने यहां पे उदाहरण हो सकता आया हो, ये 250 किलोमीटर का जो मां गंगा का लंबा प्रवाह है, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, इसका सबसे क्रिटिकल जो पॉइंट था वह था कानपुर। कानपुर में ऐसी स्थिति थी कि गंगा के जल में जलीय जीव भी नष्ट हो गए थे और सीसामऊ नाला से तो प्रतिदिन 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा में गिरता था और ये लगभग 100 वर्षों से गिर रहा था। लेकिन नमामि गंगे परियोजना के बाद आज कानपुर में जो सीवर पॉइंट था सीसामऊ का, वह एक सेल्फी पॉइंट बना और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं वहां पर आकर के इस कार्य की सराहना भी की। आज वहां एक भी बूंद सीवर नहीं गिरता, जलीय जीव फिर से वहां पुनर्जीवित हो गए हैं। 2019 में प्रयागराज कुंभ के पीछे की सफलता के पीछे की कहानी भी यही है कि 2019 में जब प्रयागराज का कुंभ था तो प्रयागराज के कुंभ के पीछे हम लोगों ने जो सबसे पहले उद्देश्य रखे थे, स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का, गंगा की अविरलता और निर्मलता और गंगा और उसकी सहायक 10 नदियों पर भी हम लोगों ने ध्यान केंद्रित किया था। आपने देखा होगा दशकों बाद प्रयागराज कुंभ में अविरल और निर्मल जल पूज्य संतों को और श्रद्धालु जनों को प्राप्त हुआ था और देखते ही देखते करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आकर के उन्होंने वहां पर पवित्र स्नान में भाग भी लिया। ये जो पूरा कार्य है, ये सचमुच केवल सरकार के भरोसे नहीं, सरकार अपना कार्य करेगी, लेकिन याद रखना अगर सरकार आगे हो और समाज पीछे हो तो कार्य में सफलता की स्थिति बहुत कम होती है। समाज आगे आए और सरकार उसे पीछे रह करके उन कार्यों को आगे बढ़ाएगी तो उसमें सफलता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। समाज की जागरूकता इस दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। नमामि गंगे परियोजना लागू होने के बाद आज आप देख सकते हैं काशी में आप जाइए, गंगा निर्मल दिखेगी। मुझे याद है आज से 5 वर्ष पहले काशी में हम लोग जब जाते थे
मुझे याद है जब 2018-19 में काशी में गंगा जी में बाढ़ आई थी और मैं उस समय वहां गया था। मैंने उस समय वहां पूछा, मैंने कहा क्या स्थिति है, तो मुझे एनडीआरएफ के जो जवान वहां पर नियमित प्रैक्टिस करते थे उन्होंने कहा कि गंगा जी में बीओडी की मात्रा बहुत ज्यादा होने के नाते यहां पर एक जल स्थिति ऐसी नहीं कि हम इसे स्नान करने की बात तो यानी स्नान की बात तो दूर है, हम इसमें सामान्य प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन विगत वर्ष जब मैं वहां गया था और बाढ़ के समय ही मुझे उस रास्ते से जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने फिर उन लोगों से पूछा, मैंने कहा नमामि गंगे परियोजना के बाद के परिणाम क्या हैं? उन्होंने कहा देखिए, पहले हम लोग जब यहाँ प्रैक्टिस करते थे तो हमारे पूरी शरीर पर लाल लाल चकत्ते हो जाते थे, और आज जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आज हमें सामान्य ये गंगा जल का जो महत्व है वह हम लोगों को एहसास होता है। यानी पहले स्नान करने लायक भी ये जल नहीं था, लेकिन अब यह जल आचमन भी इससे आराम से किया जा सकता है, पूजा के योग्य भी यह जल आज के दिन पर बना हुआ है। आज वहां पे डॉल्फिन आपको दिखाई दे सकती है। गंगा जी का जो महत्व है उसमें डॉल्फिन भी गंगा की एक पहचान है और यह भी वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये सभी कार्य केवल सरकार के प्रयास भर से एक निरंतरता नहीं प्राप्त कर सकते। सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए। उत्तर प्रदेश में ही जितने भी सीवर के या औद्योगिक कचरे से जुड़े हुए प्रवाह थे, उनको रोकने के लिए जो कार्य होने थे, 46 में से 25 के कार्य हमने पूरे कर दिए। 19 पर कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। 2 का कार्य प्रगति पर है। हम लोग इन सभी योजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अपने स्तर पर एक कार्रवाई की। जगह जगह जो सौदागर बने हुए थे उनके आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया। गंगा जी में तमाम प्रकार के उत्प्रवाह को रोकने के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी आगे बढ़ाए और जो भी तकनीक हो सकती थी उस तकनीक को अपना करके नमामि गंगे परियोजना में गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया। क्योंकि हम सब का ये मानना है, कौन ऐसा भारतीय है जो प्रातःकाल जागरण के साथ जिस किसी एक नदी का सबसे पहले स्मरण करता है तो वह नदी होती है गंगा। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जो स्नान करते समय मां गंगा का नाम लेकर के आचमन न करता हो और अपने शरीर पर जल का छिड़काव न करता हो। और मां गंगा के प्रति हमारी ये सनातन आस्था, उसे व्यवहारिक रूप में भी प्रदान करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, उस प्रयास में अब सर्वाधिक आवश्यकता है समाज को एकजुट होकर के कार्य करने की। और चलिए अब एक बार फिर से रुक करेंगे खबरें ताबड़तोड़ का। दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा का सबसे नया वीडियो सामने आया। पत्थरबाजी करते दिख रहे उपद्रवी। नए वीडियो में एक शख्स फायरिंग भी करता हुआ दिखा। शख्स ने नीले रंग का कुर्ता पहना हुआ है। पुलिस वीडियो के आधार पर युवक की तलाश कर रही है। उन्नाव में दिल्ली में हुई पत्थरबाजी पर सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। कहा, मैं इसको पत्थर जिहाद का नाम दूंगा। केवल दिल्ली में नहीं, एक षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से जिहाद के रूप में सारे देश में रामनवमी पर पत्थर फेंके गए। तो मैं मान सकता हूँ यह पत्थर जिहाद है और योजनाबद्ध तरीके से जुलूस निकल रहा है। पहले से पत्थर इकट्ठे किए गए हैं।
जहांगीरपुर हिंसा में बड़ा खुलासा, उपद्रवियों ने चलाई थी गोली। हिंसा के दौरान गोली चलाने वाला आरोपी समेत 14 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्टल की बरामद। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का नया वीडियो सामने आया। किसी ने छत से बनाया पथराव का वीडियो में भागते हुए दिख रहे लोग। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान हुआ था पथराव। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जहांगीरपुरी हिंसा की जांच। दिल्ली पुलिस की दस्ती में उपद्रव की जांच में जुटी। गृह मंत्रालय ने जांच के दिए आदेश। हिंसा के बाद जहांगीरपुरी इलाके में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। काफी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद यूपी में हाई अलर्ट। धार्मिक और संवेदनशील स्थलों के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में भी हाई अलर्ट। बॉर्डर से सटे इलाकों में पुलिस सतर्क। दिल्ली में बवाल के बाद बरेली में पुलिस ने किया पैदल गश्त। आईजी के साथ एसएसपी, एसपी सिटी और कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। दिल्ली में हुए बवाल के बाद ग्रेटर नोएडा में भी मुस्तैद दिखाई दी पुलिस। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। हर वाहनों की चेकिंग जारी। दिल्ली में हनुमान जयंती पर हुए बवाल के बाद बुलंदशहर में हाई अलर्ट। रात में डीएम, एसएसपी, एसपी सिटी, एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में खुर्जा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। देश की राजधानी में हनुमान जयंती पर हुए पथराव के बाद गोंडा पुलिस सतर्क। एसपी के निर्देश पर जिले के सभी थाने की पुलिस फोर्स ने भीड़ वाले इलाके में की रात्रि गश्त। लोगों में कराया सुरक्षा का एहसास। कासगंज में भी हाई अलर्ट के चलते मुस्तैद दिखाई दी पुलिस। शहर भर के धार्मिक स्थलों और मुख्य मार्गों पर पुलिस फोर्स ने पैदल मार्च किया। संवेदनशील इलाकों और चौक चौराहों पर कड़ी निगरानी। आगरा में पुलिस लगातार चला रही चेकिंग अभियान। शहर के अलग हिस्सों में हर आने जाने वाले की चेकिंग कर रही पुलिस। शामली में एसएसपी ने कैराना में की फुल पेट्रोलिंग। बालाजी शोभा यात्रा पर पुलिस प्रशासन को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा। गाजियाबाद और दिल्ली की तमाम सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात। रात को आईजी प्रवीण कुमार ने लिया सुरक्षा का जायजा। सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही पुलिस। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अयोध्या में भी बरती जा रही सतर्कता। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। मंदिरों के आसपास खास सुरक्षा। अलीगढ़ में शरारती तत्वों ने किया पथराव। पूजा का विरोध कर रहे थे लोग। शरारती तत्वों ने की पत्थरबाजी। मामले में पुलिस ने जांच की शुरू। कोतवाली थाना क्षेत्र के मानिक चौक का मामला। रुड़की में हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया। कुछ लोगों को पथराव में चोट आई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। रुड़की में हनुमान जयंती पर हुए बवाल के बाद हालात फिलहाल सामान्य। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। अधिकारी लगातार ले रहे हालात का जायजा। दिल्ली घटना के बाद बुलंदशहर में अलर्ट। पुलिस ने की ड्रोन से निगरानी। दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन बवाल के बाद अयोध्या के संतों में भी नाराजगी। शोभा यात्रा पर हमला करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग। गाजियाबाद की लोनी में कड़ी सुरक्षा के बीच शोभा यात्रा निकलती हुई। दिल्ली में दंगे के बाद सुरक्षा पुख्ता। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिखा गुलदार। पुलिस चौकी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। पुलिसकर्मियों ने भी बनाया गुलदार का वीडियो में सड़क से जंगल की ओर जाता दिखा गुलदार। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों को हुए भालू का दीदार। पर्यटकों की जिप्सी के सामने भालू पहुंचा। शहद की खोज में निकला था भालू। चंपावत सीट से चुनाव लड़ सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आधिकारिक घोषणा होने का इंतजार। कपकोट, डीडी हाट और धारचूला का भी विकल्प मुख्यमंत्री के पास। सपा से नाराज विधायक आजम खान को ओवैसी की पार्टी ने किया ऑफर। सीतापुर जेल में बंद आजम खान को एक चिट्ठी लिखी। लिखा, मुसलमानों की हमदर्द नहीं है समाजवादी पार्टी। एआईएमआईएम में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं की करें रहनुमाई। गोरखपुर कमिश्नरेट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अहम बैठक। मंडल के सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की समीक्षा। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। दूर दूर से फरियाद लेकर पहुंचे। लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को दिए समस्या दूर करने के निर्देश।
कल होगी सुभाषपा की प्रदेश स्तरीय बैठक। ओम प्रकाश राजभर पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। 2022 चुनाव परिणाम की समीक्षा और 2024 की तैयारियों पर करेंगे मंथन। पूर्व मंत्री नकुल दुबे बसपा से किए गए निष्कासित। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से निष्कासित किया। पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाते और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर की कार्रवाई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन में फिर किए फेरबदल। जोनल कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था को किया खत्म। अब हर मंडल में 3-3 प्रभारी बनाए गए। मायावती ने मंडल प्रभारी व्यवस्था को फिर किया शुरू। धारचूला से विधायक हरीश धामी का बड़ा बयान। कहा 2027 में कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। सीट छोड़ने पर जनता की सलाह से करेंगे फैसला। आप लोगों ने मुझे बनाया, मैं आपके बीच आऊंगा। आपसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं। ये आप सही मानिए, जब तक आपको नहीं पूछूंगा आप लोगों को, तब तक मैं सीट छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि 27 का चुनाव, चाहे कांग्रेस की सरकार बन भी रही होगी, मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल को नोटिस। टाइगर सफारी में अवैध निर्माण और कटान सहित कई गड़बड़ियों का मामला। शासन ने 15 दिन के भीतर मांगा जवाब।